हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पे स्वागत है। हम बात करें थे ध्वनि के बारे में। आज ध्वनि को आगे बढ़ाते हैं तो ध्वनि की जो अगली हेडिंग आती है उसका नाम है परिसर के आधार पर या रेंज के आधार पर ध्वनि की तरंगे। यानी जो परिसर या रेंज आती है उसके आधार पर यदि ध्वनि की तरंगों के बारे में बात करते हैं तो वो तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की होती है। पहली जो तरंग आती है उसका नाम है अवसर्वीय तरंग। कौन सी तरंग? अवसर्वीय तरंग। दूसरी जो तरंग आती है उसका नाम है परासर्वीय तरंग। दूसरी परासर्वीय हो गई। तीसरी कौन सी हो गई? सर्वीय तरंग। तो सबसे पहले बात करते हैं, हेडिंग हो गई कि परिसर के आधार पर ध्वनि की तरंगे। परिसर के आधार पर ध्वनि तरंगे कि जो परिसर के आधार पर ध्वनि की क्या हो गई? तरंगे हो गई। अब ये तरंगे कितनी प्रकार की हो गई? ये हो गई तीन प्रकार की। ये हो गई तीन प्रकार की। तो पहली हो गई अवसर्वीय तरंग। अवसर्वीय तरंग पहली हो गई अवसर्वीय तरंग। दूसरी सर्वीय तरंग। सर्वीय तरंग। तीसरी परासर्वीय तरंग। परासर्वीय तरंग। ये हो गई ध्वनि की तरंगे। यानी परिसर के आधार पर यदि ध्वनि की तरंगों को बांटते हैं तो अपन तीन भागों में बांटते हैं। पहला हो गया अवसर्वीय तरंग, दूसरा सर्वीय तरंग, तीसरा परासर्वीय। बात कर रहे हैं अवसर्वीय तरंग के बारे में तो पहला पॉइंट आ गया अवसर्वीय तरंग। अवसर्वीय तरंग। अवसर्वीय तरंग। अवसर्वीय तरंग कौन सी होती है? कि वे तरंगे जिनकी आवर्ती परास, जो आवर्ती परास होती है वो होती है 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में। लिखते हैं कि वे तरंगे जिनकी आवर्ती परास, वे तरंगे जिनकी आवर्ती परास, जिनकी आवर्ती परास 0 से 20 हर्ट्ज होती है कि वे तरंगे जिनकी आवर्ती परास 0 से 20 हर्ट्ज की होती है उन तरंगों कहते हैं अपन अवसर्वीय तरंग। अगला पॉइंट आता है इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन नहीं सकते कि इन तरंगों को मनुष्य के कान सुन नहीं सकते। कि अवसर्वीय तरंग वे तरंगे जिनकी आवर्ती परास 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है वो हो गई अपन के अवसर्वीय तरंग। अवसर्वीय तरंगे होती कौन सी है? जिन्हें मनुष्य के कान आसानी से सुन नहीं सकते वे हो गई अवसर्वीय तरंग। अव का मतलब नहीं, सर्वे का मतलब सुन नहीं सकता। कि वे तरंगे जिन्हें मनुष्य आसानी से सुन नहीं सकता वे हो गई अवसर्वीय तरंग। ये हो गई अवसर्वीय तरंग। लेकिन उदाहरण कौन कौन सी आती है, कि कौन सी आती है ऐसी अवसर्वीय तरंगे? तो एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल हृदय धड़कन और भूकंप की तरंगे। हृदय धड़कन और भूकंप की तरंगे ये हो गई अवसर्वीय तरंग। यानी पहले बात की, यानी परिसर के दो या रेंज के आधार पर ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की हो गई। पहली अवसर्वीय, दूसरी सर्वे, तीसरी परासर्वे। ठीक है। अब अवसर्वीय के बारे में बात करते हैं। जो अवसर्वीय तरंग होती है उसकी जो रेंज होती है, आवर्ती परास होती है वो कितनी होती है? तो आवर्ती परास होती है 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में तथा वे तरंगे जिन्हें मनुष्य के कान आसानी से सुन नहीं सकते वे हो गई अवसर्वीय तरंग। अब कौन कौन सी हो गई? तो वो हो गई हृदय धड़कन और भूकंप की तरंगे। ये हो गई अवसर्वीय तरंग। अब याद क्या रखना है इसमें? याद अपन को एग्जाम्पल याद रखना। क्या रखना? एग्जाम्पल है वही याद रखना कि हृदय की धड़कन और भूकंप की तरंग निम्न में से कौन सी तरंग है या कौन सी तरंग नहीं है। यह हो गया एग्जाम्पल। अब अगली आती है सर्वे तरंग। सर्वे
तरंग कि सर्वे तरंग कौन सी होती है, कि वे तरंगे जिनकी आवर्ती परास 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, जिनकी आवर्ती परास 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, वे हो गई अपन के सर्वे तरंग कि वे तरंगे जिनकी आवर्ती परास 20 से 20 हर्ट्ज होती है। यानी एक तो पढ़ना पहले अवसर्वे में जो आवर्ती परास होती है वो 0 से 20 के बीच में होती है, लेकिन जो सर्वे आती है उसमें होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। इन तरंगों को मनुष्य के कान आसानी से सुन सकते हैं। इन तरंगों को मनुष्य के कान आसानी से सुन सकते हैं। जिन्हें मनुष्य आसानी से सुन सकता है वो कौन सी तरंग हो गई, तो वो हो गई सर्वे तरंग। ठीक है, पहला अवसर्वे पढ़ लिया, दूसरा सर्वे हो गया। अब तीसरी आती है परासर्वे। तीसरी कौन सी आती है, परासर्वे तरंग। परासर्वे तरंग कौन सी होती है, कि वे तरंगे जिनकी आवर्ती परास 20,000 हर्ट्ज से, वे तरंगे जिनकी आवर्ती परास 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जिनकी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, वे तरंगे हो गई परासर्वे तरंगे। इन तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, बंदर आसानी से सुन सकते कि इन तरंगों को जो परासर्वे तरंग हो गई, इनकी जो आवर्ती परास होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, और इन तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, बंदर आसानी से सुन सकते हैं, वे हो गई अपन के परासर्वे तरंगे। लगाओ नोट में लिखो, चमगादड़ के नेत्रों से 1,00,000 हर्ट्ज की तरंगे निकलती है। यानी चमगादड़ के नेत्रों से 1,00,000 हर्ट्ज की तरंगे निकलती है। ये हो गई परिसर के आधार पर ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण कि 3 प्रकार की हो गई, अवसर्वे, सर्वे और परासर्वे। अवसर्वे तरंग कौन सी होती है, कि वे तरंगे जिनकी आवर्ती परास 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है, वो हो गई अवसर्वे तरंग। अवसर्वे तरंग का एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल हो गया हृदय धड़कन और भूकंप की तरंगे। दूसरा एग्जाम्पल आता है परासर्वे तरंग कि परासर्वे तरंग कौन सी होती है, कि वे तरंगे जिनकी जो आवर्ती परास रहती है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक रहती है, वो हो गए अपन के सर्वे तरंग। सर्वे तरंग वे तरंगे होती है जिन्हें मनुष्य के कान आसानी से सुन सकते हैं, वे सर्वे हो गई। तीसरी आती है परासर्वे तरंग। परासर्वे तरंग वो तरंगे होती है जिनकी आवर्ती परास 20,000 हर्ट्ज से अधिक रहती है, वे हो गई परासर्वे तरंग। और इन तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, बंदर आसानी से सुन सकते हैं, और चमगादड़ के नेत्रों से 1,00,000 हर्ट्ज की तरंगे निकलती है। यह हो गई परिसर के आधार पर तरंगों का वर्गीकरण। तरंगे 3 प्रकार की हो गई। अगली हेडिंग आती है प्रतिध्वनि।
प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? टकराकर वापस सुनाई देने वाली, टकराकर वापस सुनाई देने वाली ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी प्रतिध्वनि क्या होती है कि टकराकर वापस सुनाई देने वाली ध्वनि को अपन प्रतिध्वनि कहते हैं। यानी टकराकर जो वापस सुनाई देती है अपन को ध्वनि, वही प्रतिध्वनि हो गई। और जो स्पष्ट प्रतिध्वनि, यानी स्पष्ट प्रतिध्वनि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर या 17 मीटर की होनी चाहिए। यानी पहले तो आ गया कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? टकराकर सुनाई देने वाली ध्वनि को अपन प्रतिध्वनि कहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि याद कौन सा रखना है? याद ये रखना है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो वो हो गई 17.2 मीटर। यह हो गई प्रति। अगली हेडिंग आती है सोनार। पहला आ गए सोनार। अब सोनार का पूरा नाम क्या होता है? तो पूरा नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये हो गया पूरा नाम साउंड। यानी सोनार का पूरा नाम साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह हो गया सोनार का पूरा नाम। सोनार का काम क्या होता है? यानी सोनार एक ध्वनि तरंग है। सोनार एक ध्वनि तरंग है। पहला पॉइंट आ गया, ये क्या है? ध्वनि तरंग है। उपयोग हो गया कि पनडुब्बी में पड़ी यानी पानी की तलहटी में पड़ी वस्तुओं का पता लगाने के लिए, पड़ी वस्तुओं का पता लगाने हेतु पहला आ गया सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये तो हो गया पूरा नाम। दूसरा आता है कि सोनार है क्या? सोनार हो गई ध्वनि तरंग हो गई। उपयोग हो गया पनडुब्बी में पड़ी वस्तुओं का पता लगाने के लिए, जो पानी की तलहटी में जो पड़ी वस्तुएं है उनका पता लगाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सोनार का प्रयोग करते हैं। अगली हेडिंग आती है ध्वनि तीव्रता। तो ध्वनि तीव्रता हो गई। तो ध्वनि तीव्रता का पहला पॉइंट आता है कि इसका मात्रक क्या होता है। याद क्या रखना कि इसका मात्रक क्या होता है? मात्रक, तो मात्रक हो गया डेसिबल। मात्रक क्या हो गया? मात्रक हो गया डेसिबल यानी DB। मात्रक डेसिबल हो गया ध्वनि तीव्रता कि मनुष्य के लिए उपयुक्त ध्वनि तीव्रता कि मनुष्य के लिए उपयुक्त ध्वनि तीव्रता कितनी है? तो वो हो गई 40 से 45 डेसिबल। 40 से 45 डेसिबल या अधिकतम हो सकती है 60 डेसिबल। अधिकतम हो सकती है 60 डेसिबल।
यह हो गई मनुष्य के लिए उपयुक्त ध्वनि तरंग, यानी जो मनुष्य सुन सकता है जिस ध्वनि की तरंग को, वो हो गई 40 से 45। अधिकतम सुन सकता है तो 60 डेसिबल, इससे आगे सुनता है तो खतरा उत्पन्न होता है। तो जो उपयुक्त ध्वनि तरंग होती है मनुष्य के लिए, रेंज होती है ध्वनि की, वो हो गई 40 से 45 डेसिबल या अधिकतम 60 डेसिबल। अगला आता है ध्वनि प्रदूषण के लिए, ध्वनि प्रदूषण के लिए ध्वनि तीव्रता, ध्वनि तीव्रता कि ध्वनि प्रदूषण के लिए जो ध्वनि तीव्रता कितनी होती है, उससे अधिक करने पर ध्वनि प्रदूषण होता है, तो वो होती है 75 डेसिबल। कितनी होती है? 75 डेसिबल की जो ध्वनि रहती है वो ध्वनि प्रदूषण में आती है, और इससे अधिक भी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है 80 डेसिबल। पहला, मनुष्य के लिए उपयुक्त ध्वनि तरंग तीव्रता होती है वो होती है 40 से 45 डेसिबल, और जो ध्वनि प्रदूषण के लिए आती है, ध्वनि प्रदूषण में आती है जो तीव्रता ध्वनि की, वो आ गई 75 डेसिबल या अधिकतम हो सकती है 80 डेसिबल। अगला पॉइंट आता है कि 130 डेसिबल, 130 डेसिबल से अधिक ध्वनि, 130 डेसिबल से अधिक ध्वनि आधे घंटे तक, आधे घंटे तक लगातार सुनाई जाए, लगातार सुनाई जाए तो व्यक्ति पागल हो सकता है, पागल हो सकता है। यानी 130 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को यदि किसी व्यक्ति को आधे घंटे तक निरंतर सुनाई जाए तो व्यक्ति क्या हो सकता है? पागल हो सकता है। अगला पॉइंट आता है कि 140 डेसिबल से अधिक, 140 डेसिबल से अधिक ध्वनि को आधे घंटे तक लगातार सुनाई जाए तो व्यक्ति 140 डेसिबल से अधिक की ध्वनि को यदि आधे घंटे तक लगातार सुनाई जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ये हो गई ध्वनि तीव्रता। यानी जो ध्वनि तीव्रता होता है उसका मात्रक क्या होता है? पहला प्रश्न आता है इसका मात्रक क्या है, तो मात्रक हो गया डेसिबल। दूसरा आता है कि मनुष्य के लिए उपयुक्त ध्वनि, यानी जो मनुष्य सुन सकता है आसानी से, वो ध्वनि कितनी होती है, तो न्यूनतम होती है 40 से 45 डेसिबल के बीच। यदि 60 डेसिबल तक तो होता है तो भी सुन सकता है, ठीक रहता है। यदि उससे ऊपर ध्वनि की तीव्रता रहती है तो मनुष्य के लिए क्या रहता है? खतरा रहता है। दूसरी आती है ध्वनि प्रदूषण, यानी जो ध्वनि प्रदूषण की श्रेणी में कौन सी तरंग आती है, तो ये ध्वनि आती है तो उसकी तीव्रता कितनी है, तो 75 डेसिबल से अधिक की जो ध्वनि आती है, तीव्रता आती है ध्वनि की, वो सभी प्रदूषण में आती है। तीसरा पॉइंट आता है 130 डेसिबल से अधिक की ध्वनि यदि आधे घंटे तक निरंतर सुनाई जाए तो व्यक्ति पागल हो सकता है, और वहीं 140 डेसिबल की ध्वनि यदि आधे घंटे तक निरंतर सुनाई जाए तो व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। ये हो गई अपन के ध्वनि तीव्रता, और ध्वनि तीव्रता का मात्रक हो गया डेसिबल। ये हो गया मात्रक। अगली हेडिंग आती है हमारे ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल, ध्वनि की चाल कि ध्वनि की चाल क्या होती है, माध्यम में क्या होती है और निर्वात में क्या होती है चाल। तो पहला पॉइंट आता है कि ध्वनि की माध्यम में चाल, माध्यम में चाल, माध्यम में चाल तो हो गई ठोस, द्रव्य और गैस, ठोस द्रव्य गैस। अब आता है कि माध्यम में चाल होती है तो ये तो होगी ठोस द्रव्य गैस, लेकिन सर्वाधिक किस में होती है और न्यूनतम
किस में होती है? तो सर्वाधिक होती है ठोस में, सर्वाधिक होती है ठोस में। सर्वाधिक चाल, ध्वनि की सर्वाधिक चाल हो गई। माध्यम की बात करें कि माध्यम में सर्वाधिक चाल किस में होती है? तो ठोस में होती है। और माध्यम में न्यूनतम चाल, माध्यम में न्यूनतम चाल, कि माध्यम में न्यूनतम चाल किस में होती है? तो वो हो गई अपन के गैस में। गैस में कम हो गई। और जो सर्वाधिक होती है माध्यम में वो हो गई ठोस में। अगला पॉइंट आता है जो ध्वनि की चाल होती है कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? निर्वात में ध्वनि की चाल, निर्वात में ध्वनि की चाल। तो निर्वात में ध्वनि की चाल होती है शून्य। क्या होती है? शून्य। यह हो गई निर्वात में चाल। पॉइंट क्या है कि ध्वनि की चाल, पहला प्रश्न आएगा कि माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो ठोस में होती है। दूसरा आएगा कि निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो निर्वात में शून्य होती है। यह हो गई ध्वनि की चाल। अगली हेडिंग लिखते हैं ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की प्रबलता, यह हो गई ध्वनि प्रबलता। कि ध्वनि प्रबलता क्या होती है? तो पहला आता है कि ध्वनि प्रबलता का मात्रक क्या होता है? ध्वनि प्रबलता का मात्रक, तो मात्रक होता है डेसिबल। मात्रक हो गया डेसिबल। यह हो गया ध्वनि प्रबलता का मात्रक। कि ध्वनि का वह माप जो यह बताता है कि ध्वनि कितनी तीखी और मोटी सुनाई देती है उसे कहते हैं ध्वनि का तारतम्य। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण हो गया महिला और बच्चों की ध्वनि का तारतम्य, की ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है। ध्वनि का तारतम्य अधिक होता है और शेर की दहाड़ का तारतम्य कम होता है बजाय बच्चों की अपेक्षा। यानी बच्चों की जो ध्वनि का तारतम्य रहता है वो अधिक रहता है और शेर की दहाड़ का तारतम्य कम रहता है। तारतम्य का मतलब हो गया तय से तारतम्य, तय से तीखी, यानी कितनी तीखी सुनाई देती है वो हो गया तारतम्य। यह हो गया ध्वनि का तारतम्य। उदाहरण हो गया महिला और बच्चों की ध्वनि का तारतम्य क्या होता है? अधिक होता है। शेर और पुरुष की आवाज का तारतम्य न्यूनतम होता है। यह हो गया ध्वनि का तारतम्य। अगला आता है ध्वनि की चाल पर प्रभाव। ध्वनि की चाल पर प्रभाव, तो पहला प्रभाव आता है तापमान का प्रभाव। तापमान का प्रभाव। यदि तापमान अधिक होगा तो ध्वनि का जो चाल होगी वो भी अधिक होगी। तापमान समानुपाती ध्वनि की चाल। ठीक है, आज की क्लास को यहीं देते हैं विराम। आगे की चर्चा कल करेंगे। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद।